Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our series of CDS through MCQs. In this particular series, we'll cover the entire syllabus of CDS through MCQs. बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए. अगर आप साथ साथ पढ़ भी रहे हो CDS के लिए तो भी MCQ प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है because the only way you'll ace your exam is through MCQ प्रैक्टिस. ठीक है, तो एक तो हम एमसीक्यू की डिस्कशंस करेंगे और एक एक टॉपिक को कवर करेंगे. सारे सिलेबस को एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यूज. प्लस साथ के साथ हमारी एक फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है जो संडे को हम हर वीक टेस्ट कंडक्ट करते हैं. इट्स एन ओपन टेस्ट, इट्स फ्री फॉर ऑल यू हैव टू डू इज रजिस्टर ऑन आवर वेबसाइट और गिव अस अ कॉल. ठीक है, आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए. ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज आई कुडंट एम्फसाइज मोर ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस. एक तो ये जो एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही है हमारी, जिसमें हम हर टॉपिक कवर करें एमसीक्यू से, वो आपने देखना है और टेस्ट जरूर देने हैं जो एवरी संडे होते हैं. ठीक है, क्लियर? चलो फिर, अब आप जैसे जानते हो कि जो हमारे एमसीक्यूज आ रहे हैं, जो भी हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है अभी, उसमें करंटली टॉपिक चल रहा है पॉलिटी का. राइट, तो ये पॉलिटी का टॉपिक अभी चल रहा है करंटली. क्लियर? और पॉलिटी में भी हम कई टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. फंडामेंटल राइट्स कवर कर चुके हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर चुके हैं, प्रेसिडेंट कर चुके हैं. आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे थ्रू 10 एमसीक्यूज वुड बी पार्लियामेंट का कुछ पोर्शन रह गया था, वो कवर करेंगे. देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी को कवर करेंगे हम आज के 10 एमसीक्यूज के थ्रू. ऑलराइट, चलो फिर बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा आर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा आर ऑप्शन ए नॉमिनेटेड बाय द यूटी, option B indirectly elected by the members of an electoral college specially constituted for the purpose, C nominated by the president not represented in the house. Now UTs राज्यसभा में कैसे रिप्रेजेंट होती हैं? पहली बात तो यू नीड टू बी क्लियर कि जो राज्यसभा है इट इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स. तो जो राज्यसभा का मेन पर्पस है ना पार्लियामेंट में, वो है कि स्टेट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना. ठीक है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, उसे स्टेट्स के इंटरेस्ट को यूनियन लेवल पे रिप्रेजेंट करना है. इसीलिए ये सेकंड चेंबर बनाया गया था, वरना यूनियन लेवल पे लोकसभा इनफ थी, पर स्टेट्स के डिफरेंट रीजनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने राज्यसभा बनाई थी. नाउ राज्यसभा के मेंबर्स कहां से आते हैं? हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ना इनडायरेक्टली इलेक्ट करती है. तो हर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो एमएलएज होंगे वो इलेक्ट करेंगे और जिसको वो इलेक्ट करेंगे वो राज्यसभा में चला जाएगा एज एन एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पर वो राज्यसभा का होगा. अगेन राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, लोगों ने जो एमएलएज इलेक्ट करे हुए हैं वो इलेक्ट करते हैं. तो इनडायरेक्टली लोग ही कर रहे हैं, पर एमएलएस जो हैं हर डिफरेंट स्टेट्स के जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो इलेक्ट करते हैं. नाउ यूटी की रिप्रेजेंटेशन कैसी है राज्यसभा में? पहली बात तो सारी यूटीज रिप्रेजेंटेड नहीं है, सिर्फ 2 यूटीज रिप्रेजेंटेड हैं. एक तो है आपकी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली आपकी रिप्रेजेंटेड है, और दूसरी है पुडुचेरी. सिर्फ यही 2 यूटीज आपकी क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेड है राज्यसभा में. नाउ एनसीटी से और पुडुचेरी से एमपीज राज्यसभा में कैसे जाएंगे? वेल, उसके लिए एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज कंस्ट्रक्ट किया गया था फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. और वो इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहां अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी जो विधानसभा है उसके जो एमएलए हैं वो इलेक्ट करेंगे दिल्ली से रिप्रेजेंटेटिव्स, और पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इलेक्ट करेगी पुडुचेरी से रिप्रेजेंटेटिव्स. बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं किसी की भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है. जितनी भी यूटीज है ना, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, ये सारी यूनियन टेरिटरीज आर एक्चुअली गवर्न्ड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है, जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. बस यही 2 हैं जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू इलेक्ट होकर राज्यसभा में एमपी जाते हैं. सो सिर्फ यही 2 लेजिस्लेटिव असेंबलीज या यही 2 टेरिटरीज यूटीज इलेक्ट हो रही हैं.
अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रही हैं राज्यसभा में। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है, यूटी की कोई गवर्नमेंट नॉमिनेट नहीं करती है, यूटी की गवर्नमेंट नॉमिनेट नहीं करती है। हां, 2 यूटीज की लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेचर नॉमिनेट इलेक्ट करते हैं, ये गलत है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस, ठीक है, ये क्लोजर ऑप्शन है, तो ये हो सकता है। नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, नहीं। नॉट रिप्रेजेंटेड इन द हाउस, नहीं, आप कह नहीं सकते क्योंकि 2 यूटीज तो रिप्रेजेंटेड है। तो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन इसमें बी आ रहा है, ठीक है। कई बारी क्या होता है, आप किसी भी ऑप्शन से सेटिस्फाइड नहीं होते, चारों ऑप्शन आपको थोड़ी सी गलत लग रही होती है, उनमें गलतियां लग रही होती हैं। उस सिनारियो में आपको एक ऑप्शन चूज करना है, तो उस केस में आपने क्या करना है, जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल ऑप्शन है ना, जैसे इस केस में चारों में आप गलतियां निकाल सकते हो, पर यह सबसे ज्यादा प्रोबेबल है बी, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर वुड बी बी। देन क्वेश्चन नंबर 2, the chairman of which of the following parliamentary committees is invariably from the members of the ruling party? बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, आपने करा ही हुआ है ना। उन पार्लियामेंट्री कमिटीज का चेयरमैन या तो रूलिंग पार्टी से होगा या ऑपोजिशन से होगा, तो इनमें से कौन सी कमिटी का जो चेयरमैन है वो रूलिंग पार्टी से ही होगा? वेल, ये ट्रिविया बेस्ड क्वेश्चन है, ये रट्टे वाला क्वेश्चन है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी खास नहीं है, मैं सीधा आंसर बता देता हूं। एस्टिमेट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी का जो चेयरमैन होगा वो रूलिंग पार्टी से ही होगा। बाकी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, पीएसी की ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, जनरली ऑपोजिशन से ही चेयरमैन बनते हैं। एंड कमिटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की भी जरूरत नहीं है कि रूलिंग पार्टी से ही हो। द करेक्ट आंसर इज सी। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statement is incorrect with respect to money bill? मनी बिल से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहली बात आपको पता होना चाहिए, मनी बिल के बारे में एक्सप्लेनेशन दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 110 में, ठीक है। चलो, ऑप्शन ए इनकरेक्ट पूछा अगेन। अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटिंग टू imposition, abolition, remission, alteration और regulation of any tax। well, taxation से related जो भी proposal आएगा वो money bill ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये तो correct है। A money bill has provisions for the custody of consolidated fund of India और contingency fund of India, ये भी सही है। custody of consolidated fund of India को लेके अगर कोई provision है वो भी money bill में होगा। Then a money bill is concerned with the appropriation of monies out of the contingency fund of India। ना कंटिजेंसी फंड भी, पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी अप्रोप्रिएशन अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रही है तो वो मनी बिल में आएगा, राइट, नॉट कंटिजेंसी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये गलत हो सकता है। अ मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही है। नाउ मैं आपसे पता क्या रिक्वेस्ट करूंगा, जस्ट फॉर योर रिविजन, आपने गूगल पे सर्च करके, नहीं तो अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ी है, नहीं तो आपके पास अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ऐप पढ़ी है, तो उसमें आर्टिकल 110 सर्च करना। मनी बिल की डेफिनेशन दी हुई है, 5-6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को जरूर पढ़ना। ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये भी पॉइंट होगा, ये भी पॉइंट होता अगर यहां पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया लिखा होता, राइट। सो दिस इज फॉल्स, आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी सी। All right. Question number 4. Consider the following statements. In the election for Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared elected. Okay. According to the provisions laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha, the Speaker's post goes to the majority party and the Deputy Speaker's office goes to the opposition. Now, which of the above statement is are correct? एक एक करके देखते हैं। अगर इलेक्शन हो रहा है लोकसभा के लिए, लोकसभा के इलेक्शन को हम जनरल इलेक्शन भी कहते हैं, और जनरल इलेक्शन हो रहा है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हो रहा है, वहां पे डिफरेंट कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। जिस कैंडिडेट के सबसे ज्यादा वोट्स होते हैं ना, वो इलेक्ट हो जाता है, ठीक है, एमपी बन जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट को मिनिमम 50% वोट सिक्योर करने हो। मान लो 10 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और आप ऐसे मान लो कि 10 कैंडिडेट्स हैं और जो बाकी 9 कैंडिडेट्स हैं सबने 10-10% या 8-8% वोट्स पोल करे हैं, ठीक है। एग्जांपल से बताता हूं। लेट्स सपोज एक इलेक्शन हो रहा है चंडीगढ़ में, ठीक है, वहां पे 10 कैंडिडेट्स खड़े हैं। जितने भी 9 कैंडिडेट्स हैं,
सबके मिला के 80% वोट पोल हुआ है, ठीक है, 99% वोट पोल हुआ, 88% वोट पोल हुआ है, ऐसे कुछ। और जो 10th कैंडिडेट है उसने 20% वोट सिक्योर करा है, तो उसके 20% वोट्स हैं पर उसके बाकी सबसे ज्यादा हैं, तो वो जीत जाएगा। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मिनिमम 50% वोट्स चाहिए, आपको बस पता है क्या जरूरी है, आपको बाकियों को बीट करना है, जितने भी और कैंडिडेट्स हैं सबको बीट करना है। आप 11% वोट से भी बीट कर सकते हो, 12% से भी कर सकते हो, ठीक है, 50% लाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो मेजॉरिटी पार्टी से होगा और डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन से। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। हां, ऐसा ही होता है, जो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी होती है उसी का स्पीकर होता है और ऑपोजिशन पार्टी से आप डेप्यूटी स्पीकर चूज करते हो, बट ये कन्वेंशन से होता है। ये कन्वेंशन बना ली थी सबने कि ऐसा कर लिया करेंगे, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, एज पर द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा है, पूरे हाउस ने स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट करना है, कहीं से भी करे, वो तो आपस की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है पार्टीज की। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स एंड द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 5, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू, के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, उस पे पार्लियामेंट कैसे चेक रखता है, कंट्रोल रखता है। एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ठीक है, ये इन तीनों के थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे चेक रखता है। एडजर्नमेंट मोशन में इनके किसी एक्टिविटी पे अटेंशन डालते हैं, देन क्वेश्चन आर में क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जीक्यूटिव से, वो क्या कर रहे हैं, चेक रख रहे हैं उन पे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में भी आप चेक रखते हो। तो ये तीनों डिवाइसेस हैं पार्लियामेंट के पास टू कीप अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो ये तीनों आंसर सही होंगे। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 6, जुडिशरी से आ जाएंगे अब क्वेश्चंस। ओके, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ फेडरल कोर्ट, the guarantor of fundamental rights of citizens, the guardian of the constitution, the enforcer of central as well as state laws. Now, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? वेल, सुप्रीम कोर्ट आपका फेडरल कोर्ट है, ये बिल्कुल सही है। फेडरल कोर्ट का मतलब पता है क्या होता है? जो आपका फेडरल सिस्टम है उसमें जो यूनिट्स हैं, स्टेट्स, उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आ गया तो वो फेडरल कोर्ट में ही जाएगा। यानी कि दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट आ गया या सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया तो उन्हें हम फेडरल डिस्प्यूट्स कहते हैं। अगर कहीं की स्टेट, जैसे महाराष्ट्र वर्सेस पंजाब अगर हो रहा है किसी केस में, वो फेडरल डिस्प्यूट है। महाराष्ट्र पंजाब वर्सेस सेंटर हो रहा है, वो फेडरल डिस्प्यूट्स है। तो जितने भी फेडरल डिस्प्यूट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज अ फेडरल कोर्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। Now, it is the guarantor of fundamental rights of the citizen, absolutely correct. And this power to the Supreme Court comes from Article 32. Article 32 में clearly लिखा हुआ है कि अगर आपको लगता है आपके fundamental rights violate हो रहे हैं, so then you can directly approach the Supreme Court through various writ petitions, है ना? सर्शरी की रिट है, quo warranto है, habeas corpus है, mandamus है, राइट, ये सब प्रोहिबिशन की रिट है। इन 5 रिट्स के थ्रू आप रिलीफ ले सकते हो इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। यू डोंट हैव टू गो थ्रू एन अपील प्रोसेस के पहले हाई कोर्ट जाओगे फिर अपील करोगे सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और ये पावर आती है आर्टिकल 32 से। हेंस सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देन ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी को मेंटेन सुप्रीम कोर्ट ही करेगा कि कोई भी गवर्नमेंट का आर्म जैसे कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस डालोगे और सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि किसी भी गवर्नमेंट का एक्शन वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके थ्रू इट एक्ट्स एज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड लास्ट, द एनफोर्सर ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉज। वेल, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे कंट्री में जो जुडिशरी है वो सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी है। सिंगल यूनिफाइड मतलब जैसे यूएसए में पता है क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो सेंट्रल जो फेडरल चीजें हैं वो देखता है, यानी कि सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है और स्टेट लेवल पे जितने भी लॉज वगैरह हैं उनके लिए उनके वहां के स्टेट हाई कोर्ट्स हैं।
तो सेंट्रल लेवल के लॉज को देखेगा सुप्रीम कोर्ट यूएसए का, स्टेट लेवल के लॉज को, स्टेट लेवल के डिस्प्यूट्स को देखेगा वहां के स्टेट के कोर्ट्स। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, वो किसी भी डिस्प्यूट को देख सकता है, सेंट्रल लॉज को भी देख सकता है, स्टेट लॉज को भी देख सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हाई कोर्ट भी सेंट्रल लॉज, स्टेट लॉज दोनों के डिस्प्यूट्स को देख सकता है। इट्स अ सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी। सो एनफोर्सर ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉज बिल्कुल सही है। अगर पंजाब या महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने कुछ लॉ पास कर दिया विच इज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जबकि वो महाराष्ट्र का लॉ है, फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो। इट्स अ यूनिफाइड जुडिशरी, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल आप अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट इज फेडरल कोर्ट, गारंटर ऑफ फंडामेंटल्स, गार्डियन। आई गेस ये क्वेश्चन में ये होगा 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, ऑल आर करेक्ट। चलो, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7. Consider the following in connection with the appointments of judges of Supreme Court. No judge can be appointed to the Supreme Court without the assent of the Chief Justice of India. Okay. Only the senior most judge of the Supreme Court can be appointed as a Chief Justice of India. Okay. The judge for being eligible for appointment to the court should have necessarily served in the high courts of India. एक एक करके देखते हैं तीनों स्टेटमेंट को। No judge can be appointed to the Supreme Court without the assent of the President. President का assent चाहिए। हाँ, आप में से कई लोग इस चीज को कंफ्यूज कर रहे होंगे कोलिजियम सिस्टम से, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होता है। वेल, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि असेंट, एक्चुअल सिग्नेचर प्रेसिडेंट के चाहिए, बट प्रेसिडेंट बिफोर गिविंग हिज असेंट शुड टेक द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन लेना जरूरी है फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट। बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया असेंट नहीं देंगे, असेंट प्रेसिडेंट ही देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्ट गोइंग टू गिव हिज ओपिनियन। नाउ, बहुत सारी केसेस आए थे और थर्ड जजेस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि जो ओपिनियन होगा ना चीफ जस्टिस का, वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट पे, यानी कि प्रेसिडेंट किसी को भी असेंट नहीं दे सकता which is against the opinion of the चीफ जस्टिस। और चीफ जस्टिस जो अपना ओपिनियन देंगे वो कोलिजियम के थ्रू देंगे। कोलिजियम में क्या होगा, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस मिलके एक कैंडिडेट पे अपना ओपिनियन देंगे, उसी ओपिनियन के हिसाब से प्रेसिडेंट अपना असेंट देगा। तो ना चीफ जस्टिस ना कोलिजियम असेंट देता है, वो असेंट नहीं देते, वो ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन बाइंडिंग होता है पर वो ओपिनियन देते हैं। असेंट कौन देता है, प्रेसिडेंट। हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ओनली द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेल, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा नहीं हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है किसी को भी, और इंदिरा गांधी जी के टाइम में ऐसा भी हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज को आपने चीफ जस्टिस नहीं बनाया है। पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह ओपिनियन दे दिया था कि यह कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे ताकि यह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती थी, अपने फेवरेट जज को चीफ जस्टिस बना देती थी, राइट। तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा कि आज के बाद से चीफ जस्टिस उसे ही बनाया जा सकता है जो सीनियर मोस्ट है। ठीक है, तो यह करने के बाद यह होने लग गया। ठीक है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो अगर लिखा होता अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये स्टेटमेंट गलत होती, पर एक्चुअली पूछ रहा है ना ये, तो एक्चुअली तो आज के टाइम पे सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस बनते हैं। देन द जज फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द कोर्ट शुड हैव नेसेसरीली सर्व्ड इन द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन देखोगे तो थर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, ही शुड बी एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट। वो चाहे हाई कोर्ट में कभी गए भी ना हो, पर अगर प्रेसिडेंट को और कोलिजियम को लगता है दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट, तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। सो देयर इज नो सच कंडीशन दैट अ पर्सन शुड नेसेसरीली कम फ्रॉम अ हाई कोर्ट टू बिकम द सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये गलत है और इसका आंसर है डी, ओनली 2। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8. Consider the following statements about the removal of judges of Supreme Court and High Courts. Motion to impeach a judge is admitted by the respective chairman / speaker of the House of the Parliament. ओके, इसका मतलब है कि अगर जज को रिमूव करने का मोशन पास होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो अगर लोकसभा में एडमिट किया जाता है वो मोशन, तो उसे स्पीकर एडमिट करेंगे, राज्यसभा में चेयरमैन करेंगे। ठीक है, टू रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ऑफ अ हाई कोर्ट,
and for the presentation of an address by Parliament to the President and for matters connected therewith, Judges Inquiry Act has been passed. Okay. Absolute majority is required in the Parliament to remove a judge. एक एक करके देखें, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. किसी भी जज को इंपीच करना है तो मोशन पास करना पड़ेगा, पर मोशन को एडमिट करने की पावर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की होती है. लोकसभा में वो स्पीकर है, राज्यसभा में वो चेयरमैन है. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, जज को कैसे रिमूव करना है ना. कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ना बस कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है, कि जज को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को स्पेशल मेजॉरिटी से, यानी कि 2/3 पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा एक एड्रेस जिसमें वो कहेंगे कि ये पर्टिकुलर जज इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ जज ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. ठीक है, बट बिफोर पार्लियामेंट इस पे वोटिंग कर सके, एक जजेस इंक्वायरी एक्ट पास किया गया था जो सारे प्रोसीजर को रेगुलेट करता. उसमें लिखा हुआ है कि बिफोर पार्लियामेंट वोटिंग कर सके एक कमेटी बिठाई जाएगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट के जज होंगे. एक कमेटी बिठाई जाएगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी किसी जज पे अगर एलिगेशन है. वो अगर एलिगेशन सही निकलते हैं तो पार्लियामेंट वोटिंग करेगा. नाउ ये सारा डिटेल्ड प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, पर ओवरऑल डिटेल्ड प्रोसीजर दिया है जजेस इंक्वायरी एक्ट दैट वाज पास्ड इन 1968. सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. हां, थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी दोनों हाउसेस में. और स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? 2/3 एंड वोटिंग वाली, राइट. सो इसका आंसर होगा ए. क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 9. A dispute between two or more states will fall under Supreme Court's which jurisdiction? Exclusive original jurisdiction, appellate jurisdiction, writ jurisdiction, advisory jurisdiction. Now, चारों का मतलब आपको पता होना चाहिए. एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर फैमिली ऑफ केसेस कैन ओनली बी ट्राइड इन सुप्रीम कोर्ट. इनके केसेस, इन सारी चीजों, इन केसेस को आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही एडजुडिकेट कर सकते हो. वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की. एपेलेट मतलब कोई केस हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में है, वो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है. रिट जुरिस्डिक्शन वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट अगर आपके हो रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हो, वो है. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अगर प्रेसिडेंट को किसी लीगल मैटर पे एडवाइस चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मांग सकता है. ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है. नाउ, जैसा कि आप जानते हो, ओनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फेडरल कोर्ट. फेडरल डिस्प्यूट्स को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ट्राई करेगा. दो स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो हाई कोर्ट नहीं डिसाइड करता, वो केस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा. सो अ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स विल फॉल अंडर एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इन्हें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, कोई और कोर्ट नहीं देख सकता है. Clear? So the answer to this question is A. All right. And last but not the least, when can the salaries of judges of Supreme Court be reduced during their term of office? देखो, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि जजेस की इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट उनकी सैलरीज ड्यूरिंग देयर टर्म रिड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि नहीं तो गवर्नमेंट ऐसे ब्लैकमेल कर सकती है ना कि अगर ये काम कर दो नहीं तो हम आपकी सैलरी रिड्यूस कर देंगे. ऐसा ना हो, इसलिए जुडिशरी को और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इंटैक्ट रहे, इसीलिए बोला है कि ड्यूरिंग देयर टर्म उनकी सैलरी डिमिनिश नहीं की जा सकती. जो पहले डिसाइड हो गया वही रहेगा. ठीक है, बट एक केस में करी जा सकती है. अंडर आर्टिकल 360 which deals with financial emergency, दो हमारे कंट्री में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है, दो वी केम वेरी क्लोज टू दैट इन 1991, पर आज तक नहीं लगाई गई है. बट आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है, कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है, उस सिचुएशन में आप जजेस की सैलरीज रिड्यूस कर सकते हो ड्यूरिंग देयर टर्म. सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी. ऑलराइट, और इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चंस फॉर द डे खत्म होते हैं. आई होप यू लाइक दीज क्वेश्चंस. आई होप दे एडेड सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशन फॉर सीडीएस. वेल, अगर आपको कोई डाउट आता है देन प्लीज राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर डाउट्स इन केस यू हैव अ डाउट. इन केस यू डोंट हैव अ डाउट, वेल, आई एम हैप्पी अबाउट दैट टू. Chalo, all the best guys for your CDS examination, and I'll see you next time with another set of 10 MCQs. Thank you.